नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। हाल ही में सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स की प्रोफाइलिंग का डेटा संसद में पेश किया गया था। ये प्रोफाइलिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा नमस्ते योजना के तहत की गई है। नमस्ते योजना के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को देखते हैं। इन आंकड़ों को देश भर के 3000 शहरी स्थानीय निकायों से कलेक्ट किया गया है। 38,000 ऐसे कामगार जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई जैसे कार्यों में लगे हैं, उनमें से 91.9% लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। अगर डेटा को और स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे तो 68.9% मजदूर एससी समुदाय से, 14.7% ओबीसी समुदाय से और 8.3% एसटी तथा 8% लोग जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2023 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के दौरान तकरीबन 377 लोगों ने जान गंवाई है। देखिए, सरकार ये मानती है कि देश भर में हाथ से मैला ढोने की प्रथा बंद हो चुकी है। अब जो काम करना है वो है सीवर और सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग को मशीनीकृत करना। इसी के चलते 2023-24 में नमस्ते योजना को लाया गया। 2007 से SRMS यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स लागू थी। 2023-24 में इस स्कीम को मॉडिफाई करके नाम दिया गया नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। योजना को देश भर के 4800 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जा रहा है। 349.7 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये योजना 2025-26 तक लागू रहेगी। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जा रही है। योजना के दो मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है मैनुअल स्कैवेंजर्स और सीवर तथा सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास या फिर रिहेबिलिटेशन। दूसरा है प्रशिक्षित और सर्टिफाइड सफाई कर्मचारियों के जरिए सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना। ब्रिटेन G7 देशों में पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां कोयले से बिजली उत्पादन का काम खत्म हो जाएगा। 30 सितंबर 2024 को ब्रिटेन के आखिरी कोयला आधारित पावर प्लांट को बंद कर दिया गया। इससे ब्रिटेन में 140 सालों से किए जा रहे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन खत्म हो गया। दरअसल 2015 में ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि अगले दशक में वे कोयले पर आधारित पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन बंद कर देंगे। उस समय ब्रिटेन की 30% तक बिजली जरूरत कोयले से पूरी होती थी। बीते साल ये आंकड़ा गिरकर 1% के करीब आ गया, जो कि अब 0 पर पहुंच गया है। ब्रिटेन ने नेट जीरो का लक्ष्य 2050 तक और बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करना इन्हीं लक्ष्यों की दिशा में कदम है। अप्रैल में G7 देशों ने अगले दशक की पहली छमाही में कोयला आधारित संयंत्रों को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की थी। देखिए, G7 एक अनौपचारिक मंच है। इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA को एक साथ ये लाता है। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। इसमें विश्व की बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल हैं। समूह की स्थापना 1973 के ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के तौर पर किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2014 तक रूस भी इस समूह का हिस्सा था। रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसे संगठन से बाहर कर दिया गया। इसकी सालाना बैठकों में यूरोपियन यूनियन भी हिस्सा लेता है, लेकिन EU G7 के अन्य सदस्यों की तरह इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। 2024 में 13 से 15 जून के बीच G7 का सालाना सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में किया गया था। इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर लेबनान में एयर स्ट्राइक हमलों से हिजबुल्लाह समूह के 7 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को मार गिराया है। इनमें हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह भी शामिल है। ये घोषणा पहले इजराइल की तरफ से थी, बाद में हिजबुल्लाह समूह ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। हसन नसरल्लाह के पास हिजबुल्लाह की कमान साल 1992 से है। इस ग्रुप को एक बड़ी मिलिट्री ताकत के रूप में तैयार करने में हसन नसरल्लाह की बड़ी भूमिका बताई जाती है। नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का ब्रेन माना जाता था। दावा है कि फिलहाल हिजबुल्लाह में हसन नसरल्लाह की टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है जो ग्रुप को डायरेक्शन दे सके या संभाल ले। लेकिन USA के थिंक टैंक्स के मुताबिक केवल नसरल्लाह के जाने से हिजबुल्लाह को खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार दावा कर रहे हैं कि इन हमलों से मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि सैन्य ताकत में हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा ताकतवर है। साथ ही हिजबुल्लाह को लेबनान में राजनीतिक शक्ति भी हासिल है। हिजबुल्लाह के मुख्य मकसद में से एक इजराइल को खत्म करना है।
वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के पलटवार पर अकल्पनीय जवाब देने की बात कही है। हिजबुल्लाह को ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बताया जाता है। देखिए, ईरान इजरायल के साथ सीधे लड़ाई न लड़कर प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के केंद्र में है ईरान, और हमास, हिजबुल्लाह और हौती जैसे विद्रोही समूह इसमें शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजरायल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजरायल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर का नाम देते हैं। बताया जा रहा है कि इजरायल हिजबुल्लाह के बाद हौती समूह के लोगों को टारगेट कर रहा है। आपको बता दें कि लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। लेबनान अपनी जमीनी सीमा दो देशों के साथ साझा करता है, इजरायल और सीरिया। भूमध्य सागर इसके पश्चिम में स्थित है। वहीं साइप्रस के साथ ये मैरीटाइम बॉर्डर या जलीय सीमा साझा करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। 29 सितंबर का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट FLW के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन FAO और UNEP द्वारा कई इवेंट आयोजित किए गए, जिससे भोजन की बर्बादी और उसके प्रभावों के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। देखिए, खाने की बर्बादी को कम करना ऐसे दुनिया में बहुत ज़रूरी है जहां भूख से प्रभावित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और हर दिन टनों खाना बर्बाद होता है। FAO की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेतों से रिटेल के बीच में वैश्विक खाद्य उत्पादन का तकरीबन 13.2% तक बर्बाद हो जाता है। वहीं UNEP के मुताबिक रिटेल से लोगों की थाली तक पहुंचने में तकरीबन 17% तक खाना बर्बाद होता है। खाने की बर्बादी का ये आंकड़ा वैश्विक उत्पादन के 30% के आसपास है। अगर इस खाने का आधा हिस्सा भी बचाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दुनिया के सभी भूखे लोगों को आसानी से खाना खिलाया जा सकता है। ये बचत केवल खाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बचत से दुनिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 8 से 10% और कुल ऊर्जा उपभोग में 38% तक की कमी लाने में मदद मिल सकती है, जो कि पृथ्वी के पर्यावरण के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप होगा। देखिए, भारत भी जलवायु परिवर्तन और कुपोषण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तो लग सकता है कि भारत में खाने की बर्बादी नहीं होती होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक रिपोर्ट के आंकड़े देख लीजिए। 2022 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल कटाई के बाद भारत में 1.53 ट्रिलियन रुपए के फूड लॉस दर्ज किए गए थे, जिसमें 12.5 मिलियन मीट्रिक टन अनाज, 2.1 MMT ऑयल सीड्स, 1.37 MMT दालों की बर्बादी शामिल थी। वहीं 49.9 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी फसलों का सालाना नुकसान केवल कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते हुआ है। समाधान के तौर पर भारत में मशीनीकरण, उन्नत भंडारण और कुशल परिवहन प्रणालियों में तो तकनीक के जरिए बदलाव की जरूरत है ही, वहीं कुछ काम नीतिगत स्तर पर भी किया जाना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम JPMA 1987 चावल और गेहूं दोनों की पैकेजिंग के लिए जूट की थैलियों के उपयोग की बात करता है। वजह बताई जाती है कि जूट बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इसके उपयोग से चूहों के द्वारा फसल का खूब नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरत है कि JPMA पर फिर से विचार किया जाए और इसमें पैकेजिंग के लिए किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो जो भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिहाज से बेहतर हो। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, जल में भी कम मात्रा में ही सही, लेकिन ऑक्सीजन डिसॉल्व यानी घुलनशील होती है और ये ऑक्सीजन जलीय जीवों के जीवन के लिए ज़रूरी होती है। BOD ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जल में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर तो ये संतुलन बना रहता है, लेकिन जब मानवीय गतिविधियों जैसे कि सीवेज आदि जलीय निकायों में पहुंचने से BOD की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे जल निकाय में मौजूद अन्य जीवों जैसे मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वे मरने लगते हैं। इस तरह BOD जल निकाय में प्रदूषण की मात्रा को मापने का काम भी करती है। BOD का ज़्यादा होना जल के संक्रमित होने को दिखाता है। आइए देखें बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, नमस्ते योजना संबंधित है आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए। पर्यटकों के स्वागत के लिए चलाई गई मुहिम, सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने, या फिर बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इजराइल, ईरान,
सीरिया, मिस्र। उपर्युक्त में से कितने देश लेबनान के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 39वीं रैंक हासिल हुई है, स्विट्जरलैंड को पहली रैंक मिली है, लोअर मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में भारत को चौथा स्थान मिला है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प ए, यानी 1 और 2 कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि लोअर मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में भारत को चौथा नहीं पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न था, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प बी, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यह प्रचार ब्रह्म समाज ने नहीं बल्कि आर्य समाज ने किया था। लद्दाख से पैदल यात्रा करके दिल्ली आ रहे 150 लोगों के एक दल को दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। इस पदयात्रा का नेतृत्व क्लाइमेट एग्जीक्यूटिव सोनम वांगचुक कर रहे हैं। दिल्ली चलो नाम से यह पदयात्रा 1 सितंबर को लेह से शुरू हुई थी। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में यह पदयात्रा 2 अक्टूबर को राजघाट पर समाप्त होनी थी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उन्हें और उनके साथी पदयात्रियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पोस्ट में उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर अफसोस जताया। उनका स्टेटमेंट आइए एक बार सुनते हैं। Our fate is unknown. We were on the most peaceful march to Bapu's Samadhi in the largest democracy in the world, the mother of democracy. हे राम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया है। अब सवाल है कि सोनम वांगचुक समेत ये लोग दिल्ली की पदयात्रा क्यों कर रहे थे? तो जवाब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके 2 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। एक जम्मू कश्मीर जिसे विधानसभा के साथ बनाया गया, और दूसरा लद्दाख जहां पर विधानसभा नहीं है। इसके बाद से ही लद्दाख के लोग लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी लद्दाख में ही लोगों ने इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। अब यह पदयात्रा लद्दाख के 2 इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा आयोजित की गई थी। इस पदयात्रा की मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल, रोजगार में स्थानीय लोगों को आरक्षण और 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। 6वीं अनुसूची के तहत शामिल इन राज्यों को अनुच्छेद 244 के प्रावधानों के मुताबिक स्वायत्त प्रशासनिक विभाग गठित करने का अधिकार होता है। इन विभागों को राज्य के भीतर विधायन, प्रशासन और न्यायिक स्वायत्तता हासिल होती है। 5वीं अनुसूची के तहत 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करना एक मुश्किल काम है। संविधान में साफ है कि 6वीं अनुसूची उत्तरी पूर्वी राज्यों से जुड़ी है। देश के अन्य राज्यों के लिए 5वीं अनुसूची मौजूद है। सरकार को ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। 2 अक्टूबर यानी कल का दिन भारत के 2 महान नेताओं की जयंती का दिन है। इनमें से एक है महात्मा गांधी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। इस मौके पर हम भारत के दोनों महान नेताओं से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने देश को अहिंसा के जरिए ब्रिटिश सत्ता से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वे टॉल्स्टॉय, रस्किन, जीसस क्राइस्ट और महावीर स्वामी से प्रभावित थे। उनके ऊपर भगवत गीता और बाइबल दोनों का प्रभाव था। वे जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू द लास्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उनका सर्वोदय और अंत्योदय दर्शन इस पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक के मैसेज कि व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित होती है से वे खासे प्रभावित थे। वे कानून की पढ़ाई करने लंदन गए थे। 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस का लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वहां पर उन्होंने एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्लाह के लिए लीगल एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वे साल 1915 में भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन के अगुआ बने। साल 1916 में वे कांग्रेस के सदस्य बने।
उन्होंने भारत में पहली बार पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन समारोह के दौरान दी थी। साल 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में लॉन्च किया गया पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम के 2 न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी। वे बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। उन्होंने अहिंसक विरोध को स्वतंत्रता हासिल कराने का जरिया बनाया। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इन्हें अपना आदर्श माना। इनमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका राजनीतिक जीवन 1920 में शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह के दौरान वे जेल भी गए। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर 1964 से 1966 के बीच काबिज रहे। इनका कार्यकाल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के बाद शास्त्री जी हीरो के तौर पर उभरे थे। इस युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उनकी मृत्यु 1965 के युद्ध के लिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में हुई थी। उनकी मृत्यु को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रचलित हैं। इसी के चलते उनकी मौत की जांच को लेकर सन 1977 में राजनारायण कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई है। 2018 में केंद्रीय सूचना आयोग ने इस मुद्दे पर पीएमओ, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस समिति की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए भी कहा था। बीते दिनों सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद शरीर को रिसर्च के लिए एम्स को दान कर दिया गया था। ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत में आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट भारत में तो अंगदान की परंपरा भी काफी कम दिखाई देती है। वहीं पूरे शरीर का दान मेडिकल की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। कडावर डोनेशन या शव दान में व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर विज्ञान के लिए दान कर देता है। इन शवों का उपयोग डॉक्टर्स को मानव शरीर की एनाटॉमी को बेहतर ढंग से समझने और सर्जरी की प्रैक्टिस करने में ट्रेन करने के लिए किया जाता है। वैसे ट्रेनिंग के लिए डमी का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन शवों पर सर्जरी करने से रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। शवों का उपयोग नए चिकित्सा उपकरणों के विकास के अलावा विभिन्न रोगों के शारीरिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। तो कौन लोग हैं जो मृत्यु के बाद अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हैं? 18 से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से शवदाता बनने के लिए सहमति दे सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति मृत्यु के समय पंजीकृत नहीं है तो उनके गार्जियन या निकटतम रिश्तेदार भी उनका शरीर दान कर सकते हैं। जो लोग लंबे वक्त से बीमार थे वे भी बॉडी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन संक्रामक रोग जैसे टीबी, एचआईवी से पीड़ित लोगों की डेड बॉडीज को स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज उन व्यक्तियों के शवों को स्वीकार करने से भी मना कर सकते हैं जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक वजहों से हुई है और जो मेडिको लीगल केस के अधीन हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को बॉडी डोनेशन करना है तो क्या करना होगा? पूरे शरीर के दान को ट्रैक करने के लिए कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है। जैसे शरीर के किसी अंग दान के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होता है। आमतौर पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के एनाटॉमी विभाग इसमें सीधे प्रभारी होते हैं। अगर किसी को शरीर दान करना है तो इसे स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है जहां वो अपना शरीर दान करना चाहते हैं। वहीं मौत के बाद डोनर के निकटतम रिश्तेदार यानी नेक्स्ट कीन को दान की प्रक्रिया के लिए डिपार्टमेंट में संपर्क करना होता है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इसके अलावा ये किसी भी जमैका के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका और भारत के रिश्तों को साझा इतिहास पर आधारित बताया। साथ ही जमैका और भारत के संबंधों को हाईलाइट करते हुए नई दिल्ली स्थित जमैका हाई कमीशन के सामने की रोड को जमैका मार्ग घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और जमैका के संबंध उसेन बोल्ट से भी तेज बढ़ेंगे। गौरतलब है कि उसेन बोल्ट जमैका के एक प्रसिद्ध स्प्रिंटर यानी कि धावक हैं। भारत और जमैका के संबंध बेहद पुराने हैं। भारत उन कुछ पहले देशों में शामिल है जिसने जमैका की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1962 में स्थापित हुए थे। जमैका में 70,000 के करीब भारतीय निवास करते हैं। जमैका गिरमिटिया देशों में से एक है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जमैका और भारत के बीच साल 2023-24 में व्यापार में बीते साल के मुकाबले 26% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि जमैका कैरेबियन सागर से घिरा हुआ एक आइलैंड नेशन है। जमैका क्यूबा के दक्षिण में, हिस्पानियोला द्वीप समूह के पश्चिम में और कैमेन आइलैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
चलिए अब वक्त है आज के टर्म ऑफ द डे देखने का। आज का टर्म ऑफ द डे है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जल निकाय में पोषक तत्वों खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण शैवाल यानी एल्गी की ज्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। ये शैवाल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जब ये शैवाल मरकर विघटित होते हैं तो वे जल में घुलनशील ऑक्सीजन को भी कम कर देते हैं। इससे जल निकाय में अन्य जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। इस तरह यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है और जलीय जीवन के लिए एक गंभीर समस्या है। चलिए वक्त है अब आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए? अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन है जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना, जल में ओजोन की मात्रा बढ़ना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए अब नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या है उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, नमस्ते योजना संबंधित है आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए पर्यटकों के स्वागत के लिए चलाई गई मुहिम, सीवर्स और सेप्टिक टैंक की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना, या फिर बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए? इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, इजराइल, ईरान, सीरिया और मिस्र। उपयुक्त में से कितने देश लेबनान के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 2 ही देश सीमा साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया था। योजना का टोटल बजट 79,156 करोड़ रुपए रखा गया है। योजना के तहत देश भर के 549 जिलों में 63,843 गांवों को लाभ पहुंचाया जाएगा, जिससे तकरीबन 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। इसमें 17 मंत्रालयों की 25 के करीब योजनाओं का उपयोग करके जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जनगणना 2011 के तहत भारत में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। देश में 705 से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये लोग देश के रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं की पहुंच बहुत सीमित है। योजना के तहत इन सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब तैयार किया गया है। इसमें पहले लक्ष्य में अवसंरचना के विकास पर काम करने की बात कही गई है। पहले लक्ष्य के तहत 2 काम किए जाने हैं। एक तो योग्य अनुसूचित जनजाति परिवार को पक्का घर मुहैया कराया जाएगा, जिसमें नल के जरिए पानी की व्यवस्था हो। दूसरा, गांवों में अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जैसे सभी मौसमों में सड़क की कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी के अलावा स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए बेहतर अवसंरचना विकास। दूसरे लक्ष्य में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तीसरे लक्ष्य के तहत अच्छी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। वहीं चौथे लक्ष्य के तहत स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस प्लान के लिए सरकार को अलग से कोई योजना नहीं चलानी। पहले से ही चलाई जा रही योजनाओं के तहत जनजातीय बहुलता वाले गांवों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घर की व्यवस्था और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। एक और बात, ये योजना दरअसल बिरसा मुंडा के नाम पर है। बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी समाज अंधविश्वास में फंसा है, साथ ही आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। बिरसा मुंडा ने सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ भी बगावत की। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 तक चला। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। उनकी मृत्यु तक चले इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट को फरवरी 2024 से तैयार करके रखा है, लेकिन इस रिपोर्ट को अभी तक जारी नहीं किया गया। वजह है उत्तर पूर्व के राज्यों में हाथियों की गणना में देरी। देखिए, ये रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज ने
रिपोर्ट को एक्सेस करके एनालाइज किया है। मंत्रालय के मुताबिक ये अंतरिम रिपोर्ट है। उत्तर पूर्व के राज्यों का डेटा मिलने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट के जून 2025 में पब्लिश होने की संभावना है। WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हर 5 साल पर हाथियों की गणना की जाती है। WII पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। अंतरिम रिपोर्ट में भारत में पहली बार साइंटिफिक एस्टीमेट पर आधारित हाथियों की गणना बताया जा रहा है। इसे WII और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में हाथियों की संख्या में 20% की कमी दर्ज की गई है। वहीं मध्य भारत और पूर्वी घाट में हाथियों की संख्या में 2017 के मुकाबले हाथियों की संख्या 41% की कमी दिखाती है। वहीं पश्चिमी घाट में हाथियों की संख्या में 18% तक की गिरावट बताई जा रही है। शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हाथियों की संख्या स्टेबल है। यहाँ केवल 2% की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है। पश्चिमी घाटों जो दक्षिणी महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, इनमें कभी एक साथ रहने वाली हाथियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। इसकी वजह है कॉफी और चाय के व्यावसायिक बागानों के विस्तार, फार्मलैंड फेंसिंग, मानव अतिक्रमण और तेजी से बढ़ती विकास परियोजनाओं सहित भूमि उपयोग में बदलाव को बताया गया है। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। 2024 के लिए इस दिन की थीम कॉफी योर डेली रिचुअल और शेयर्ड जर्नी रखी गई थी। कंट्री वाइज इस दिन को मनाने की तारीख अलग अलग डिसाइड की गई है। जैसे भारत में कॉफी डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर ICO यानी इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन कॉफी आयात और निर्यात करने वाले देशों का एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन UN के तहत 1963 में किया गया था। वर्तमान में ICO इकलौता अंतर सरकारी संगठन है जो कॉफी के आयातक और निर्यातक देशों को एक साथ लाता है। इसके सदस्य देश दुनिया के कॉफी उत्पादन में 93% और खपत में 63% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत इसके निर्यातक सदस्य देशों में शामिल है। इसका गठन कॉफी के आर्थिक महत्व को समझते हुए UN के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है। भारत में कॉफी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है। ये एक सांविधिक संस्था है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारत की बात करें तो भारत में परंपरागत तौर पर कॉफी का उत्पादन पश्चिमी घाट के राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है। हालांकि कुछ वक्त से गैर परंपरागत क्षेत्रों में जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में भी इसके उत्पादन में तेजी देखने को मिली है। भारत में कॉफी एक निर्यात आधारित उत्पाद है। भारत में उत्पादित होने वाली कॉफी का 65 से 70% तक निर्यात हो जाता है। भारत में अरेबिका और रोबस्टा 2 तरह की कॉफी का उत्पादन होता है। कर्नाटक की बाबा बुदानगिरी हिल्स कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताते हैं कि 1600 के आसपास संत बाबा बुदन ने कॉफी के 7 बीजों के जरिए भारत में कॉफी प्लांटेशन की शुरुआत की थी। भारत में कमर्शियली कॉफी का उत्पादन 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश आगमन के बाद हुआ। कॉफी से जुड़े कुछ और तथ्यों को याद रखिए, जैसे दुनिया भर में कॉफी उत्पादन में ब्राजील पहले नंबर पर है। भारत कॉफी उत्पादन करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में से एक है। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर है। कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू और हासन जिले कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। 2022 में UPSC की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। इसे देखिए। प्रश्न ये था कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। टी बोर्ड का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बोर्ड का दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। और पूछा गया था कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4 या फिर केवल 1 और 4। और सही जवाब है इसका विकल्प डी, केवल 1 और 4। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को IMDRF यानी इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम की सदस्यता मिल गई है। यह सदस्यता CDSCO को तब दी गई है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करने के लिए व्यापक नियम जारी किए। ये नियम वैश्विक मानकों के साथ अलाइंड हैं। IMDRF के 26वें सत्र की बैठक USA में आयोजित हुई। इसी बैठक में CDSCO को संबद्ध सदस्य का दर्जा दिया गया है। IMDRF का गठन 2011 में हुआ था। यह वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स का एक समूह है। इसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, UK, ब्राजील, चीन, रूस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और WHO सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इसकी सदस्यता मिलने से भारत की पहुंच नई मेडिकल डिवाइसेस तक बहुत कम वक्त में सुनिश्चित हो सकेगी। आपको बता दें कि CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है।
इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 से मिलती हैं। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम भी सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं जैसे कि वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट आदि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ग्रीन हशिंग। ग्रीन हशिंग दुनिया भर में तेजी से बढ़ता एक ट्रेंड है। इसमें फर्म अपने पर्यावरण लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी कम पब्लिक करती हैं। कई बार ये जानकारी रणनीतिक रूप से छिपाई जाती है। ये फर्म्स पर्यावरण संबंधी क्रेडेंशियल का विज्ञापन नहीं करती या पर्यावरण के लिए अपने भविष्य की प्रतिबद्धताओं के बारे में जानबूझकर चुप रहती हैं। जैसे अभी एक खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में कार्बन न्यूट्रल सर्टिफाइड फर्म्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये फर्म्स ग्रीन हशिंग के चलते अपने क्रेडेंशियल्स को शो नहीं करते। सवाल उठता है कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। कुछ कंपनीज का मानना है कि कस्टमर्स ग्रीन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर डाउट करते हैं। कुछ कंपनीज दावा करती हैं कि अगर कंपनीज अपने एनवायरमेंटल टारगेट्स को बता दें तो वे रेगुलेटर्स की नजरों में आ जाएंगी और उन पर ग्रीन वॉशिंग के आरोप भी लगने लगते हैं। कुछ फर्म्स ने यह भी माना है कि अगर कंपनीज जोर शोर से अनाउंस कर दें कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं तो उनकी स्क्रूटनी ज्यादा होती है। ऐसा न करने वाली कंपनीज की तुलना में उनके लिए स्टैंडर्ड बढ़ा दिए जाते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, भारत में कॉफी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉफी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत एक सांविधिक संस्था है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति का पद संभाला? मैक्सिको, कनाडा, ग्रीस या फिर न्यूजीलैंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन में कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला सवाल था, यूट्रोफिकेशन क्या है? जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना, जल में ओजोन की मात्रा बढ़ना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प बी, यानी जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग लंबे वक्त से हो रही थी और अब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ऐसे में सरकार ने मराठी भाषा के साथ 4 अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इसमें पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला शामिल हैं। देखिए, अभी तक भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इनमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया शामिल हैं। हालिया भाषाओं को मिले दर्जे के बाद अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। अक्टूबर 2004 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि जो भाषाएं कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी उन्हें भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तमिल पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नवंबर 2004 में संस्कृति मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी। ये कमेटी साहित्य अकादमी के तहत एक भाषा विशेषज्ञ समिति थी और इस समिति को शास्त्रीय भाषा के लिए प्रस्तावित भाषा की एलिजिबिलिटी की या फिर योग्यता की जांच करनी थी। फिर इस कमेटी की जांच के बाद 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वहीं तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों को समय समय पर संशोधित किया गया है। जैसे हालिया शास्त्रीय भाषाओं के दर्जे से पहले जुलाई 2024 में साहित्य अकादमी के तहत गठित भाषा विशेषज्ञ समिति ने नए मानदंड डिसाइड किए, जो इस तरह हैं। पहली कंडीशन कि भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों और इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि की होनी चाहिए। दूसरी शर्त, ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ के अतिरिक्त काव्य और अभिलेखीय साक्ष्य होने चाहिए। तीसरी शर्त के मुताबिक भाषा के साहित्य या ग्रंथों का ऐसा समूह हो जो इसे बोलने वाले लोगों के लिए अमूल्य विरासत माना जाता हो। चौथी शर्त के मुताबिक शास्त्रीय भाषा और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों पर गौर कर लीजिए। 2014 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, निम्नलिखित भाषाओं में किसको या किनको सरकार ने श्रेष्ठ या फिर शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित किया? गुजराती, कन्नड़, तेलुगु,
कूट दिया गया था 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर ये सभी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कन्नड़ और तेलुगु। 2015 में भी यूपीएससी ने एक और सवाल पूछा। सवाल था हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ओडिया, कोंकणी, भोजपुरी या फिर असमिया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ओडिया। जहां पूरी दुनिया में जमीन पर अधिकार को लेकर जंग छिड़ी हुई है, वहीं यूके हिंद महासागर में स्थित अपने एक आइलैंड को मॉरिशस को सौंपने को राजी हो गया है। यूके शायद इससे अपने कॉलोनियल क्राइम्स को धोने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चागोस द्वीप समूह पर लंबे वक्त से चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया। चागोस द्वीप समूह पर लंबे वक्त से यूके का नियंत्रण था। अब खबर है कि यूके और मॉरिशस के बीच एक समझौता हो गया है। इसके तहत यूके चागोस द्वीप समूह का मालिकाना हक मॉरिशस को सौंप देगा। एक बार चागोस द्वीप समूह की लोकेशन को स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मैप से समझ लीजिए। हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप समूह अफ्रीका महाद्वीप और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर में स्थित होने के कारण यूके ने इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी नाम दिया था। ये द्वीप समूह कई द्वीपों का समूह है, जिसमें सालोमन्स आइलैंड, पेरोस, बेनहोस, नेल्सन्स आइलैंड, थ्री ब्रदर्स आइलैंड्स, ईगल आइलैंड्स और डेंजर आइलैंड्स जैसे द्वीप शामिल हैं। यहीं पर डियागो गार्सिया नाम के आइलैंड पर यूएसए का मिलिट्री बेस भी स्थित है। हिंद महासागर में स्थित इस आइलैंड पर यूके का कंट्रोल कैसे हुआ? देखिए, नेपोलियन की हार के बाद यूके ने इसे फ्रांस से कैप्चर किया था। फिर 1968 में मॉरिशस जब यूके से आजाद हुआ तो इस आइलैंड को यूके ने आधिकारिक तौर पर अपने नियंत्रण में घोषित कर दिया। मॉरिशस यूके पर लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि यूके ने आजादी देने के बदले मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह का कंट्रोल लिया था। बताते हैं कि तब यूके ने इस द्वीप समूह के सबसे बड़े आइलैंड डियागो गार्सिया को यूएसए को देने का समझौता कर लिया। डियागो गार्सिया की लोकेशन रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। यहां मिलिट्री बेस होने से यूएसए एशिया और अफ्रीका दोनों पर नियंत्रण रख पाता है। इस मिलिट्री बेस को यूएसए और यूके मिलकर ऑपरेट करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि यूके ने यहां मिलिट्री बेस बनाने के लिए 1000 से ज्यादा लोकल लोगों को डिस्प्लेस किया था और मॉरिशस के साथ वादा किया था कि जब इस आइलैंड की रणनीतिक तौर पर जरूरत नहीं रहेगी तो इसे मॉरिशस को वो सौंप देगा। लेकिन बाद में यूके अपने वायदे से मुकर गया और मॉरिशस के क्लेम को नकारने लगा। मॉरिशस इस मामले को लेकर यूएन तक गया। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी वर्ल्ड कोर्ट और 2021 में यूएन जनरल असेंबली ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता दी, लेकिन तब यूके ने इन दोनों के डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। आईसीजे के निर्णय पर यूके का तर्क था कि इसके डिसीजन सलाहकारी होते हैं। हालिया समझौता 2022 में शुरू हुई वार्ताओं के बाद हुआ। इन वार्ताओं के 13 दौर के बाद यह समझौता संपन्न हो सका है। समझौते के तहत डियागो गार्सिया के मिलिट्री बेस का कंट्रोल 99 सालों तक यूके के पास ही रहेगा। बाकी के आइलैंड पर मॉरिशस अपने सेटलमेंट शुरू कर सकता है। अभी समझौता फाइनल हुआ है, ट्रांसफर का फाइनल प्रोसेस होना बाकी है। 4 अक्टूबर को भारतीय स्वतंत्रता के महान सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को आधुनिक गुजरात में हुआ था। भारत में शिक्षा हासिल करने के बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए गए थे। 1905 में उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। साथ ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल पब्लिश किया। इंडिया हाउस ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इसने भारत के बाहर क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। लंदन में सरकारी तंत्र की निगरानी बढ़ने से वे साल 1907 में पेरिस चले गए। उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट जर्नल के जरिए भारत में ब्रिटिश रूल की आलोचना की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। साथ ही बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष भी थे। वीर सावरकर लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य रहे थे। वे श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित हुए थे। 2010 में उनकी याद में गुजरात के मांडवी के पास एक मेमोरियल बनाया गया, जिसे क्रांति तीर्थ नाम दिया गया है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएसए सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जीना रायमोंडो ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका मकसद क्रिटिकल मिनरल सेक्टर की सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। साथ ही दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक बनेंगे। समझौते के तहत मुख्य फोकस भारत और यूएसए के क्रिटिकल मिनरल्स के व्यावसायिक विकास के लिए मौजूद बेहतर प्रैक्टिसेस पर रहेगा। साथ ही मिनरल्स के खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी को लेकर साथ मिलकर काम किया जाएगा।
इस मौके पर भारत ने दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मिनरल रिच देशों को इस समझौते में शामिल करने की बात कही है। भारत और यूएसए के बीच हुए इस समझौते के पीछे मुख्य वजह है चीन। देखिए, चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल कर रखा है। क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज पर कंट्रोल होने के चलते चीन क्लीन टेक की सप्लाई चेन को भी कंट्रोल करता है। इन मिनरल्स का यूज सोलर इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, जो कि आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। चीन ने कई बार ऐसे कुछ कदम उठाए हैं जिसके चलते भारत और यूएसए दोनों इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स को अलग करने की तकनीक के निर्यात पर भी बैन लगाया है। आपको बता दें कि मिनरल का मतलब तो खनिज है, लेकिन क्रिटिकल से मतलब ऐसे खनिजों से है जिनकी सप्लाई में रुकावट आने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये क्रिटिकल इस सेंस में भी हैं क्योंकि इनका प्रयोग उच्च तकनीक वाले उत्पादों में होता है। साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन मिनरल्स का उपयोग होता है। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इरिडियम, गैलियम, नियोडायमियम, ग्लेकोनाइट, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, ये सारे मिनरल्स इसकी लिस्ट में शामिल हैं। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से किस या किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, मराठी। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, या फिर ये सभी। अगला प्रश्न है, लिटिल प्रेस्पा झील स्थित है अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर, चिली और पेरू की सीमा पर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, या फिर इजराइल लेबनान की सीमा पर। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत में कॉफी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉफी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत एक सांविधिक संस्था है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति का पद संभाला है? मैक्सिको, कनाडा, ग्रीस या फिर न्यूजीलैंड। सही जवाब है मैक्सिको, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।